आज हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं सिलेबस क्या है हम लोग का। एनर्जी कंजर्वेशन पहले क्या है सब्जेक्ट, उसको पढ़ने में क्या क्या नई चीजें मिलने वाली सब कुछ हम देखेंगे। मैं आपको एक चीजें इसमें से पहले बता दूं, आपने इन्वायरमेंट पढ़ रखा है या पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट ज्यादातर लोगों को पढ़ाया जा चुका है। देखिए इन्वायरमेंट अगर आप पढ़ चुके हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन लगभग इन्वायरमेंट की तरह है। आप कहेंगे सर कि क्या तब डिफरेंस है, क्यों पढ़ाया गया दोनों? दोनों को पढ़ने के बाद उनका जो काम है वो अलग है। इन्वायरमेंट में भी आप, इन्वायरमेंट एक ग्लोबल चीज है, एक यूनिवर्सल चीज है जिसमें सब कुछ आ जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन इन्वायरमेंट का एक पार्ट कहा जा सकता है। इन्वायरमेंट के पढ़ने का मतलब है हमारे वातावरण को ठीक करना, और हमारे वातावरण को ठीक करने में सबसे बड़ा दिक्कत ऊर्जा के संरक्षण का भी है। ऊर्जा यदि संरक्षित नहीं की जाएगी तो इन्वायरमेंट बिगड़ जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्वायरमेंट को ठीक से समझना, एक इन्वायरमेंट एक पूरी बड़ी बात हो गई, लेकिन उसमें एक पार्ट कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी को यदि हमने कंजर्व नहीं किया तो हमारी जो, या एनर्जी के एक्सेस कंजम्पशन से या प्रोडक्शन से लगातार इन्वायरमेंट की हानि हो रही है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, लगातार हम दोहन कर रहे हैं किसका? प्रकृति का, ऊर्जाओं के अलग अलग रूपों का। और जैसे पेट्रोल डीजल का लगातार जला के ऊर्जा का प्रयोग करने से पॉल्यूशन फैल रहा है, और उससे इन्वायरमेंट की स्थिति क्या हो रही है? बिगड़ रही है। तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं रिलेट करता है किससे? एनर्जी कंजर्वेशन से। यदि हम लोग एनर्जी को कंजर्व करें, उसको संरक्षित करें कल के लिए, ताकि हम उसका धीरे धीरे प्रयोग, देखिए एनर्जी हमें प्रकृति देती है, लेकिन हम जैसे 2 दे रही है तो हम 5 यूज कर रहे हैं, तो जो स्टोर हुआ है वो खत्म हो रहा है। तो कंजर्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको रोक देना। कंजर्व करने का मतलब होता है एक लिमिट के अंदर यूज करना और अपने भविष्य के लिए उसको सिक्योर करना। तो हमारा ये किताब पढ़ने का जो उद्देश्य है वो होता है ऊर्जा को इस प्रकार से संरक्षित करना, ताकि हमारे साथ सस्टेनेबल वे में ये ऊर्जा बनी रहे लंबे समय तक, और हमारा धरती पर जीवन संभव हो सके। क्योंकि जीवन का आधार एक द्रव्यमान है, मास है, दूसरी ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन ये तो चलिए अप्रोच हो गई किताब पढ़ने की। लेकिन अब बात करते हैं कि इसमें टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, आप चाहे तो एनर्जी कंजर्वेशन में अपना सिलेबस का पहला टॉपिक यदि आप खोल के देखना चाहें तो देख सकते हैं कि उसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी, आप चाहें तो एनर्जी कंजर्वेशन खोल लीजिए, उसमें देख लीजिए ऊर्जा संरक्षण में क्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले आज देखिए इस पर बात करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन में हमने नोट से ही इसको पढ़ाना है, क्योंकि ये पूरा इन्वायरमेंट जैसा है, इसमें बहुत कुछ नया नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेसिक ऑफ एनर्जी पर। बेसिक ऑफ एनर्जी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ऊर्जा के मूल तत्व क्या है, वो क्या है। तो एनर्जी सबसे पहले क्या होती है? ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य संपादन क्षमता से है, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार के मशीनों और यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य होना या ना होना संभव नहीं है। तो ये सब चीजें बेसिक हैं, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इन चीजों को। हम लोग इतना कह सकते हैं कि ऊर्जा की एक परिभाषा है, वो बताई गई है, ऊर्जा के बिना न तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, न ही पृथ्वी और ब्रह्मांड का अस्तित्व है। देखिए 2 ही चीजें पूरे पृथ्वी पर होती हैं, एक मास होता है, कहीं ना कहीं आप जो कुछ भी दिख रहे हैं या तो वो मास होगी या तो वो एनर्जी होगी, और इन दोनों में से कोई भी एक गायब होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, वर्तमान में किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों का मतलब वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी जब बांटा गया तो 3 तरीके से बांटा गया। पहले एनर्जी को 2 मुख्य कैटेगरी में बांटा गया, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी कहा गया। सभी तरह की ऊर्जाएं या तो प्राइमरी होंगी या तो सेकेंडरी होंगी, पक्का है। फिर उन्हीं में से कुछ, जैसे जो प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो कुछ उसमें से कमर्शियल होंगी, कुछ नॉन कमर्शियल होंगी, कुछ उसमें से रिन्यूएबल होंगी, कुछ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होंगी। यानी 3 तरीके, 3 आधारों पर ऊर्जा का वर्गीकरण किया जाएगा। एक तरह की ऊर्जा, यदि मैं सौर ऊर्जा की बात कर रहा हूं तो सौर ऊर्जा एक तरह की प्राइमरी ऊर्जा है। दूसरी चीज वो होता है वो नॉन कमर्शियल है। तीसरी चीज वो रिन्यूएबल है। मतलब तीनों में से एक एक तरह की तो होगी ही कोई ना कोई ऊर्जा, अभी बात करेंगे उनके बारे में। अब पहली बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है ना। किसको प्राइमरी कहते हैं हम लोग? तो प्राइमरी का मतलब हुआ कि जो प्राथमिक हो, जिस पर किसी की डिपेंडेंसी। देखिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे मैंने सौर ऊर्जा को प्राइमरी बोला, या प्रकृति में इकट्ठा है। मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा स्रोत तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस
बायोमास, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो पदार्थ से परमाणु ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर उपलब्ध तापीय ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी एनर्जी है, ठीक है ना। अब सेकेंडरी एनर्जी क्या होते हैं, इन्हीं से बनते हैं। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीय ऊर्जा स्रोत में बदल जाते हैं। जैसे यदि हमारे पास प्राइमरी ऊर्जा स्रोत के रूप में तेल वगैरह या कुछ भी उपलब्ध है, और वो जब बनेगा तो बिजली ही तो अच्छा, आप तेल को मैं पूछूं कि मुख्य रूप से तेल का प्रयोग क्यों करते हैं, आप तेल पीते हैं क्या, ऊर्जा, मतलब आपको ऊर्जा चाहिए तो तेल पी लीजिए, पेट्रोलियम, ये नहीं होगा। पेट्रोलियम कोई और ऊर्जा देगा जो हमको चाहिए। जैसे पेट्रोलियम जाएगा मशीनों में, तो उद्योगों में मशीनें चलेंगी, उनसे दूसरी ऊर्जाएं, जैसे बिजली का उत्पादन, और बिजली के उत्पादन से हम तमाम उपकरण चलाते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे ज्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीय ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित होते हैं। जैसे तेल, कोयला तथा गैस भाप तथा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार भाप और विद्युत ऊर्जा, जो भाप है और विद्युत ऊर्जा है, वो ऊर्जा के द्वितीय स्रोत हैं, क्योंकि भाप डायरेक्ट आपको मिलती नहीं है, विद्युत ऊर्जा डायरेक्ट नहीं मिलती है, बल्कि दूसरी ऊर्जाओं से इनको उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इनको सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो गए। प्राइमरी वो है जो मुक्त रूप से अवेलेबल है, चाहे सनलाइट हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे आपका गैस हो, ये सब मिलते हैं, इनसे बिजली बनती है। तो बिजली जो ऊर्जा है वो क्या है, वो सेकेंडरी है। इसी तरीके से कमर्शियल और नॉन कमर्शियल क्या होते हैं। अब कमर्शियल वो हैं जो नाप तौल के बेचे जाने वाली ऊर्जाएं हैं। जैसे तेल वगैरह क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कुछ ऊर्जा, जैसे वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं। पेट्रोल 100 रुपए लीटर, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, जैसे बिजली है यूनिट से मिलता है, कोयला है तौल के, शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पाद के रूप में उपलब्ध है। आधुनिक दुनिया में अवाणिज्यिक ऊर्जा औद्योगिक, कृषि और परिवहन वाणिज्यिक विकास का आधार बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी ये कमर्शियल हैं वो तौल के, माप के मार्केट में उपलब्ध है। कुछ ऊर्जाएं बेची खरीदी नहीं जा पाती, जैसे सूर्य की ऊर्जा क्या है, उपलब्ध तो है, लेकिन क्या ये कमर्शियलाइज की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। हम इतना सनलाइट लिए, हमको इतना पैसा, इतने में इतना सनलाइट मिला, ऐसा नहीं है। सनलाइट सबके लिए अवेलेबल है। उसके साथ साथ जैसे भैंस का गोबर है, गाय का, ये सब खरीदते नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रकृति में मिलते जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत जो किसी निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं, कमर्शियलाइज नहीं हो सकते हैं, कोई बेच दिया कितने में भी, उसे अवाणिज्यिक मतलब नॉन कमर्शियल ऊर्जा सोर्स कहते हैं। अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का गोबर तथा कृषि अपशिष्ट यानी एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे ईंधन शामिल है, ठीक है। अब बात करते हैं, इस प्रकार के ईंधन पारंपरिक रूप से इकट्ठा किया जाता है, खरीदा नहीं जाता है। बात समझ में आ रही ना, हालांकि उसका भी खरीद, आप तो बेच ही जा रहे हैं, गोबर के उपले वगैरह बेच रहे हैं, अमेजोन पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वो उनका कोई फिक्स रेट नहीं है, लेकिन इनका क्या है, कमर्शियलाइज है ये। इन पर सरकार क्या होती है, सरकार गोबर के उपले बेच रही है नहीं, लेकिन कमर्शियलाइज तो आप किसी भी चीज को कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड कमर्शियल नहीं है, ठीक है। तो ये कमर्शियल और नॉन कमर्शियल की कैटेगरी। फिर इसी तरह अब सूर्य की ऊर्जा कमर्शियल नहीं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, वो जिनका बार बार प्रयोग किया जा सके। जैसे नवीनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षत ऊर्जा सोर्सों से प्राप्त होती है तथा इस प्रकार की ऊर्जा स्रोत को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हवा चल रही है, हवा से विंडमिल घूमता है, उससे भी काम होते हैं, जो चक्की होती है पवन चक्की, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा तथा जल ऊर्जा आदि ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं। इस प्रकार की ऊर्जा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका उपयोग बिना किसी प्रदूषण उत्पन्न किए कर सकते हैं। ये सारी ऊर्जा बिना प्रदूषण के चलती है, ठीक है। लेकिन जो ये तो रिन्यूएबल है, कभी खत्म नहीं होने वाले, लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल में होते हैं गैर नवीनीकरण। ये कौन है, जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, तेल, गैस, जो समय के साथ समाप्त हो सकता है। कोयला देश में कब समाप्त होगा इस पर भी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। अब इससे पहले हम लोग एक चीज समझ लें, ये आपको सिलेबस में मिलेगा, सबसे आगे जाके मिलेगा, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेशन। किसी प्लांट का जहां पे पावर का जनरेशन होता है वहां पर कैपेसिटी फैक्टर एक चीज आती है। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, तो एक चीज जान लीजिएगा, मान लीजिए हमें किसी पावर प्लांट से 400 यूनिट का कोई सप्लाई चाहिए, ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि ये 400 बनाएगा, तो क्या लोड भी उस पर 400 का दे दें, अरे उससे आउटपुट 300 का ही रखिए। मतलब जितने के लिए वो डिजाइन किया गया है कोई ऊर्जा का सोर्स, उससे कम ही ऊर्जा उस पर एक्चुअल में मिलती है, एक्चुअल पर उस पर लोड जो है
वो 300 देना है, लेकिन उसकी जो क्षमता है जिसके लिए वो डिजाइन है वो 400 है। हमेशा ज्यादा के लिए डिजाइन होता है। इसी तरीके से कैपेसिटी फैक्टर को डिफाइन किया गया, वो होता है एवरेज लोड एट प्लांट। एवरेज लोड मतलब जो लोड उस पर आ रहा है, और रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। प्लांट की कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए कैपेसिटी फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है। क्यों? जब एवरेज लोड हमेशा कम होगा और प्लांट की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो कैपेसिटी फैक्टर हमेशा 1 से कम होगा। क्या होता है यह वैद्युत शक्ति संयंत्र यानी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर औसत वैद्युत भार यानी एवरेज लोड ऑन प्लांट तथा उसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात है। यह संयंत्र भार का गुणक भी होता है जिसका मान 1 से कम होता है। बात समझ गए होंगे बात को कि कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। कैपेसिटी फैक्टर ये दिया हुआ पॉइंट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि कैपेसिटी फैक्टर एंड सोलर विंड पावर जनरेशन के लिए, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे कि कैपेसिटी फैक्टर। अब अलग अलग जगहों के लिए कैपेसिटी फैक्टर कितने रखे जाते हैं, मतलब कैसे प्लांट होंगे तो कैपेसिटी फैक्टर कितना रखा जाता है। यदि सोलर प्लांट है तो 10 से 25% कैपेसिटी फैक्टर होती है। मतलब अगर कैपेसिटी फैक्टर की बात करें 25 की जरूरत है तो 100 बनाते हैं। 100 में से केवल 25 लोड रहता है तो 25/100 करेंगे तो 25%। विंड टरबाइन में 25%। कोल फील्ड प्लांट है, देखिए कोल फील्ड में एफिशिएंसी ज्यादा होती है। कोल फील्ड में एफिशिएंसी ज्यादा, कोल का मतलब कोयला जला के जब विद्युत उत्पन्न किया जाता है तो इतना इतना मार्जिन नहीं रखी जाती है कि 100 की जरूरत है और 25 लोड दे रहा है। 100 दे सकता है वो क्षमता और 25 लोड देना। सोलर वोलर वाला अभी उतना सक्सेस नहीं है, इसीलिए इस पर देखिए 100 दे सकता है और 10 से 25 केवल लोड आता है उस पर, जबकि इस पर देखिए 70 लोड आ जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक 40, गैस का टरबाइन है 38, न्यूक्लियर पावर प्लांट 90%, क्योंकि सबसे महंगा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर सबसे ज्यादा भरोसा करके सबसे मतलब ज्यादा इसका एफिशिएंसी काफी तगड़ी होती है, ठीक है। सबसे कम एफिशिएंसी आप देख रहे होंगे अभी तक सोलर की है, ठीक है। आप देखिए ग्लोबल फ्यूल रिजर्व के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दुनिया भर में जो फ्यूल की स्थिति है उस पर क्या चर्चा करनी है। देखिए विश्व में फ्यूल की कितनी मात्रा खपत हो रही है और फ्यूल कितने समय में समाप्ति की ओर अग्रसर होगा, इस विषय में जानने के लिए विश्व में उपलब्ध फ्यूल सोर्स को निम्न प्रकार से जानेंगे। कैसे जानेंगे फ्यूल सोर्स को, तो ये आपका फ्यूल सोर्स है। जैसे पहला जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स जिसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं। यहाँ पे कोयले के बारे में, विश्व में कोयले की उत्पादकता को देखते हुए कहा जा सकता है कि 2000 तक, सन 2000 तक कोयले की उत्पादकता कितने मीट्रिक टन हुआ था, मतलब 11.8 इंटू 10 याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जानते रहिए कि कोयले की उत्पादकता पहले बहुत कम थी। पिछले 2 दशकों में हर ऊर्जा का प्रयोग बड़ी तेजी से हुआ है। पिछले 2 दशक में, मतलब 2 दशक मतलब 20 सालों में। इसके पहले मनुष्य ऊर्जाओं में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, खुद से काम करता था। लेकिन पिछले 20 सालों में इतना ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग बढ़ा है कि ये जो हमारे सोर्सेज हैं ऊर्जा के वो खत्म होते जा रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन में लगभग विश्व का 70% कोयला भंडार सुरक्षित है। पिछले 131 वर्षों में कोयले की उत्पादन 4.9 टू 10 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो रहा है। इसको देखते हुए ये 2250, इसको ठीक कर लीजिएगा, 2250 तक कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। ये 2050 यहाँ लिखा है, इसको 2250, लगभग आज से 230 सालों बाद कोयला खत्म होने की कगार पर रहेगा, ये जान लीजिए। 2250 यानी 230 सालों बाद कोयला लगभग क्या हो जाएगा, खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा भारत से, ठीक है। कोयले के बारे में देखा हमने कि ऐसी हिसाब किताब है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का क्या हिसाब है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन सन 1990 में लगभग 1800 गुणा 10⁹ घन मीटर उत्पादन किया गया है। इसकी खपत भी बढ़ रही है, यह भी शीघ्र ही समाप्ति की ओर है। तेल भी खत्म होगा। अलग अलग ऊर्जाओं की बात की जा रही है, अभी कोयला का हुआ, फिर उसके बाद प्राकृतिक गैस का, तेल का भी बात होगा। तो तेल भी, कच्चे तेल का उत्पादन सन 1973 में 19.6 बैरल थी, आज यह 23.2 बैरल उत्पादन हो रहा है, और मतलब हमेशा हो रहा है। ऐसे ही खपत बढ़ती रही तो सन 2030 तक, केवल 2030 तक पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम का जो सोर्स हमारे पास बचा है ना, वो केवल 8-10 सालों का और बचा है, बस ये जान लीजिए। समस्त तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। तब क्या होगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, चिंता मत करिए। नाभिकीय ऊर्जा है, देखिए नाभिकीय ऊर्जा रहेगी, अभी बहुत दिनों तक बची रहेगी, लेकिन हम लोग इसका ठीक से प्रयोग करना नहीं सीख पाए। आज हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, मोटर हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब या तो बिजली से चलती हैं या तो पेट्रोलियम से, और बिजली के लिए भी कोयला ही चाहिए।
तो कोयला और तेल सबसे ज्यादा खतरे में है, ये चीज जान लीजिए आप, ठीक है ना। तो नाभिकीय ऊर्जा का विकास अमेरिका द्वारा सन 1957 में किया गया था और सन 2000 तक इतने ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। नाभिकीय ऊर्जा पर ही भविष्य निर्भर करता है। कुछ ऊर्जा है जिन पर भविष्य अभी हम अपना जी सकते हैं, जिसमें से एक नाभिकीय ऊर्जा है, जल शक्ति यानी हाइड्रो पावर प्लांट है, ये अग्रणी देशों में आते हैं, भारत, चीन, भूटान, इंडोनेशिया, ये सब पानी का बहुत प्रयोग करते हैं ऊर्जा। भारत भी प्रयोग करता है, हाइड्रो पावर प्लांट भारत भी बहुत अच्छे से बना रहा है। और इसके साथ साथ कुछ और सोर्सेज हैं। अब एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया क्या है, भारत में ऊर्जा का परिदृश्य क्या है। अब भारत में, वो तो पूरे विश्व की बात की गई, भारत में ऊर्जा का सबसे परिदृश्य को समझना है तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा जरा एक झटके से कि भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कोयले से, 55% कोयले का हिस्सेदारी है। पूरे भारत में जितनी ऊर्जा की खपत हो रही है 55% अकेले कोयला कर रहा है। बाकी 13% प्राकृतिक गैस और 17% आपका तेल से हो रहा है। कोयले के बारे में बात कर लें, भारत में कोयले का भंडार, पूरे विश्व में कोयले के भंडार का लगभग 8.6% है। आज के उत्पादन के हिसाब से 230 साल बाद कोयला भारत से समाप्त हो सकता है, ऐसा आंकड़ा लगाया गया, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। भारत, अगर बात करें, भारत दुनिया का कोयला उत्पादन का चौथा सबसे बड़ा देश है। कोयले के उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि में किया जाता है। ऑयल, भारत में तेल का भंडार, पूरे विश्व में तेल के भंडार का लगभग, ये अलग अलग परसेंटेज है, ये आंकड़े उतने सही नहीं, इनको आप छोड़ दीजिएगा, ये आंकड़े आप छोड़ दीजिएगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि भारत में तेल का भंडार बहुत ज्यादा नहीं है, अन्य देशों की तुलना में तेल की कमी भारत में हमेशा से है, ठीक है। भारत तेल उत्पादक देशों में अपना स्थान शीर्ष देशों में रखता है। शीर्ष के 10 देशों में, 10 देशों का मतलब जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उसमें से भारत भी एक है जो तेल का प्रयोग सबसे ज्यादा करता है। भारत में तेल भंडार सन 1970 तक यहाँ लिखा हुआ है, 1970 तक समाप्त होने की संभावना है। देखिए भारत की बात कर रहा है, पूरे विश्व में जो तेल का कुल स्टोर है 2030 तक खत्म होने की बात हो रही है। तो कहेंगे सर भारत में कैसे, भारत थोड़ा कंजम्पशन कर रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं, अभी भी इनके पास स्टॉक है। बाकी अमेरिका वगैरह जो देश है ना, वो बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर कोई वेस्ट करता है, खराब करता है तो अमेरिका है। समझ। भारत में तेल के उत्पादन मुंबई, असम और गुजरात में किया जाता है। अब प्राकृतिक गैस के बारे में चंद बातें कर लें कि प्राकृतिक गैस के बारे में इतनी सी बात है, भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2019 तक 40,380 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसके साथ भारत प्राकृतिक गैस के उत्पादन विश्व में 22वें स्थान पर है। यानी ये क्या हम लोग पढ़ रहे थे, ये ऊर्जा की अलग अलग स्थिति है भारत में, ठीक है ना। अब उसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है, सिंपल एज दैट। देख लीजिए इसको आप लोग क्या है, इसमें बस आपसे बोलेगा, जो कि इसमें देखिए वो तो तीनों पढ़े हैं, ऊर्जा को ही पढ़ रहे थे, कोयला पढ़े, तेल पढ़े और आपका वो पढ़े। अब परमाणु ऊर्जा की बात कर ले तो भारत में हर चीज भारत में ही, पीछे भी चीजें आप पढ़े हैं। परमाणु ऊर्जा की क्या स्थिति, भारत में ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा 2.4% हिस्सेदारी रखता है। और विद्युत ऊर्जा, पूरे भारत में विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता 2004 में जो है वो 1,12,580 मेगावाट थी। धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी होती जा रही है। किताबें उतनी अपडेट नहीं है लेकिन पुराने आंकड़े अब तक के हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है, मैं आपको याद दिला दूं, अगर इन्वायरमेंट का लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वो एक चैप्टर था, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, इंपैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। यही सेम टॉपिक था, इंपैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट का लास्ट टॉपिक था। और कि इन्वायरमेंट, एनर्जी का जो कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ रहा है, वो एक चैप्टर था इन्वायरमेंट में। और उसमें एक छोटे से टॉपिक में इसमें आपको देखना है, जलवायु पर ऊर्जा प्रयोग के क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए जितना आप ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो ऊर्जा के प्रयोग मतलब, अरे भैया तुम पंखा चला रहे हो, एसी चला रहे हो, फ्रिज, ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हो, उनसे निकलने वाली जो दुष्प्रभाव है वो हमारे इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को खराब कर रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण ऊर्जा का अत्यधिक प्रयोग है। पढ़ लीजिए यहाँ पे, ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे समुद्र के स्तर का बढ़ना, जैसे बर्फ पिघलेगी तो समुद्र क्या होगा, स्तर बढ़ेगा, लैंड पार्ट कम हो जाएंगे। मौसम में परिवर्तन, बाढ़, सूखा तथा तूफान इत्यादि, इस प्रकार के सभी परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैस का उत्पन्न होना होता है, जो कि विश्व में मानव द्वारा गैर नवीनीकरण ऊर्जा, गैर नवीनीकरण मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों का ईंधन के रूप में प्रयोग कर बिजली उत्पन्न करना,
परिवहन के लिए उपयोग करना या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम, कोल ये सब एनर्जी हैं उनका प्रयोग करके ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहे हैं और जिसका बैड इंपैक्ट हमारे क्लाइमेट पर क्या हो रहा है, पड़ रहा है। मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग कारण पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। लगभग ऊर्जा का 2/3 भाग पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने में व्यर्थ चली जाती है। अगर हम लोग नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करें ना तो ये नहीं होगा। ये अनवीनीकरण, गैर नवीनीकरण ऊर्जा के प्रयोगों के कारण है। पेट्रोलियम, कोयला, इनका प्रयोग बंद करें, बल्कि इसके जगह पर जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उनका प्रयोग करें तो ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता तथा ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता में बदलाव आ रहा है। जैसे तापमान अधिक होने पर गर्मी में कूलिंग के लिए अधिक ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा के प्रयोग से ही ऊर्जा प्रयोग करने की दर भी बढ़ रही है। ज्यादा एसी चलाएंगे ना तो जो एसी 1 यूनिट में 1 घंटे चलता था अब वो 1 यूनिट में 1 घंटे नहीं चलेगा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो ठंडा करने में ज्यादा यूनिट बिजली भी लेगा वो। तो ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग करना और ज्यादा ऊर्जा प्रयोग करने को अग्रसित करता है। बात समझ रही है। अब अगर एक हम लोग थोड़ा सा हिंट ले लें कि बांट दें कि ऊर्जा कैसे बंटी हुई है हमारे देश में, पूरे भारत में 49% ऊर्जा उद्योगों में जाती है, 5% केवल कृषि में प्रयोग होता है, अन्य कार्यों में 14%, घरेलू कामों में 10% ऊर्जा व्यय होती है और परिवहन में 22%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग यदि पूछा जाए कि कहां पे होता है हमारे देश में तो कहेंगे उद्योगों पर होता है। यहां से आपका पहला चैप्टर एनर्जी कंजर्वेशन का खत्म होता है। बाकी के एक दिन में एक चैप्टर ही खत्म होंगे। इनको एक बार लेक्चर सुनना और एक बार नोट्स पढ़नी है, दैट्स इट। इंग्लिश वाले लोगों को एक बार इसको पढ़े हैं, जो भी आपका सॉल्व पेपर है या बुक है, एक बार रीडिंग लगा जाओ दोस्त, खत्म। जैसे मान लीजिए टर्मिनोलॉजी में हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं, भाषा हिंदी हो रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ये सुने हो, किताब पलट तो सकते हो अपनी, खत्म हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एकदम जैसे इन्वायरमेंट टॉपिक था सेम उसी तरह है। तो ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं, लेक्चर सुनना है और बुक और नोट्स पलट लेनी है एक बार बस, उसके बाद दोबारा पढ़ना भी नहीं है। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए